नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 10 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा दलाई लामा। ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी लगाया दलाई लामा, जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है और बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कौन करेंगे। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। ऑप्शन हैं पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, एंजेला मर्केल। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। थीम क्या रखी गई है इस बार, सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य, ये थीम रखा गया है इस बार के विश्व सतत शिखर सम्मेलन का। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सम्मेलन जो है उसका। तो इसी के साथ देखा जाए तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को कौन आयोजित करता है, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी जो है इसको प्रतिवर्ष आयोजित करता है। इसके साथ ही देखा जाए तो भारत में जो इसका आयोजन किया जा रहा है शिखर सम्मेलन का भारत के द्वारा, तो किसके द्वारा, किन मंत्रालयों के सहयोग से किया जा रहा है, पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से इनको आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार देखा जाए तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और सरकारों और व्यापारिक नेताओं और शिक्षाविदों जो एजुकेटर्स हैं और जलवायु वैज्ञानिक हैं उनके साथ एक मंच साझा करना, उन सभी को एक मंच पर लेकर आना जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। तो इसी के साथ देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे 2015 में। 2015 में क्या 17 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया था जो कि सस्टेनेबल हैं, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संग्रह है जो कि बेहतर और अधिक भविष्य प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 17 लक्ष्यों को जो कि सस्टेनेबल गोल्स को बढ़ावा देते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कब लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था। और इन्हें 2030 तक इन 17 गोल्स को हासिल करने, जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने का जो लक्ष्य बनाया गया लक्ष्य वर्ष है 2030 और 2015 में इसे लॉन्च किया था किसने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही है वो 131 रही है। तो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है, अभी 131वीं भारत की रैंकिंग रही है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिपरिषद में विस्तार किया और राज्य में मंत्रिपरिषद के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। यानी कि जो प्रश्न है हमारा कि ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो संविधान है उसमें राज्य के मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ऑप्शन से अनुच्छेद 163, 164, 175, 177। तो इसका आंसर होगा 163, 163। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। और मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी के साथ एक सीमा निर्धारित की गई थी कि एक मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे या उनकी जो एक सीमा होगी वो कितनी होगी, जिसका निर्धारण 51 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था जो कि
3 में संशोधन किया गया था। 2003 में किए गए 51वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो विधानसभा की कुल संख्या का 15% होगी। यानी कि जितनी विधानसभा की कुल संख्या, जितनी सीटें हैं, उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे। यानी कि अगर बिहार के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो बिहार की विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं, निर्वाचित सीटें हैं, जिसके लिए फिर अधिकतम जो संख्या हो सकती है मंत्रियों की कितनी हो सकती है, 36 हो सकती है। यानी कि 15% तक अगर देखा जाए तो 15% कितना हो जाएगा, लगभग 36 मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है मंत्रिपरिषद में। किसके आधार पर, सीटों के आधार पर। और 15% ही विधानसभा की सीटों का मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। इसका निर्धारण किया गया 51वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। तो इसी के साथ देखा जाए तो भारत में राज्य में मंत्रिपरिषद के संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, मुख्य रूप से अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्य में क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, मिनिस्टर कैबिनेट होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और जिसके शीर्ष में या जिसके प्रमुख कौन होंगे, उस राज्य के मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होंगे। तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है वो राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए होता है। इसी के साथ जिसका उल्लेख इसमें किया गया 163 में किया गया। इसी के साथ 164 पर भी एक दृष्टि डालें तो 164 में मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं राज्य में, राज्यपाल करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में हमें मिलता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो किसकी सलाह पर करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की सलाह करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के महानिदेशक कौन बनेंगे। तो ऑप्शन है संतोम्बो नाइक, अंगोजी ओकोंजी इवेला, संकोती रिवेना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंगोजी ओकोंजी इवेला। तो नाइजीरिया के ये अगले महानिदेशक होंगे WTO के, और ये WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला नेता और पहली अफ्रीकी नागरिक होंगी। कौन, अंगोजी इवेला जो हैं WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला नेता होंगी और पहली अफ्रीकी नागरिक होंगी। इनसे पहले अभी ब्राज़ील के रोबर्टो अजेवेदो ने 2013 से 2020 तक WTO के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। और यदि देखा जाए WTO के पहले महानिदेशक जो रहे वो पीटर सदरलैंड थे। पीटर सदरलैंड WTO के महानिदेशक थे। तो अभी कौन इसके डायरेक्टर बनने वाले महानिदेशक बनेंगी, अकोंजी इवेला। ये कहाँ की नागरिक हैं, ये नाइजीरिया की नागरिक हैं। और ये पहली बार है कि WTO में कोई अफ्रीकी देश अफ्रीका की नागरिक बन रही है। किस अफ्रीकी देश की, नाइजीरिया की, और पहली महिला होंगी जो WTO की महानिदेशक के रूप में चयनित की गई हैं। तो इसी के साथ देखा जाए WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी जो भी अवरोध हैं या दूरियां हैं उनको दूर करने के लिए और वैश्विक व्यापार को, देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुए मारेकस समझौते के तहत की गई थी। मारेकस समझौता कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 में किया गया था। उसके बाद WTO की स्थापना की गई थी। तब इसके प्रथम महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, पीटर सदरलैंड को नियुक्त किया गया था। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। 164वां सदस्य देश इसमें 2016 में शामिल हुआ जो कि अफगानिस्तान था। इसके साथ ही सदस्य देशों की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है ये, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। यानी WTO की बैठक जो है, WTO की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। भारत भी WTO का सदस्य देश है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई जाती है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 8 फरवरी। 8 फरवरी को प्रतिवर्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई जाती है। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती पर
के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है और इन्हें 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुई है? तो ऑप्शन है यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार और निवेश पर पहला भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न की गई है और इस वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो संबंध हैं उसको गहरा करने का प्रयास किया है और गहरा करने का समझौता किया है। और इसकी जो अध्यक्षता की है इस उच्च स्तरीय बैठक की वार्ता की वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई है। तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो मुख्य रूप से यूरोप में आने वाले देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना यूरोपियन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 में। 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किसका मुख्यालय है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 में। इसमें 27 यूरोप के देश आते हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ फिर से कौन सा देश जुड़ेगा? तो उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया था। अब ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के साथ एक बार फिर से इसने जुड़ने की घोषणा की है जिसके कदम की सराहना जो स्वागत किया है वो एंटोनियो गुटेरेस ने इस कदम की सराहना की है। अमेरिका की जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है अमेरिका के। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 15 मार्च 2006 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो किसके लिए काम करती है? मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए कार्य करती है। इसी के साथ देखा जाए तो इसमें 3 साल के कार्यकाल के लिए 47 सदस्य चुने गए हैं और इसका मुख्यालय का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। तो इसकी स्थापना 2006 में 47 सदस्य चुने जाते हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली, साकिब अल हसन, जो रूट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है। इसी के साथ देखा जाए तो ग्रिम स्मिथ और राहुल द्रविड़ के टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक के रिकॉर्ड की बराबरी भी उन्होंने की है और इसके साथ ही वे इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक छक्के के साथ दोहरा शतक बनाने अपना पूरा किया है। एक छक्के के साथ अपना दोहरा शतक पूरा करने वाले ये इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाउजेड ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हाउजेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है युवराज सिंह, सोनू सूद, राहुल द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह। तो प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह को हाउजेड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाउजेड का हाउजेड एक जंगली गेम्स एक कंपनी है और उसकी एक फैंटेसी गेम ऐप है और वेबसाइट है हाउजेड क्या है? एक गेम ऐप है और वेबसाइट है। इसके अलावा युवराज सिंह आकाश शिक्षा सेवाओं और पोषण ब्रांड वेलसेड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अभी हाल ही में सोनू सूद को रेडमी इंडिया स्मार्टफोन के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार और अफगानिस्तान के मध्य किस परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन है सहतूत बांध परियोजना, भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध परियोजना,
काबुल बांध परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सहतूत बांध परियोजना। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने इसकी घोषणा, सहतूत बांध परियोजना के निर्माण की घोषणा भी की थी और इसके ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी 8 फरवरी को किया गया है और इसमें जो है नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की वर्चुअल शिखर सम्मेलन में बैठक हुई है। इस पर हस्ताक्षर जो हुए हैं वो भारत के विदेश मंत्री, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अत्तार ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ देखा जाए तो ये बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल ज़रूरतों को पूरा करेगा और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराएगा और इसके साथ ही इस क्षेत्र में बिजली भी प्रदान करेगा। यानी कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है सहतूत बांध परियोजना, जो कि किस नदी पर है? काबुल नदी पर है। तो यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक नई विकास की साझेदारी का हिस्सा है। इससे पहले देखा जाए तो अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया गया ये दूसरा बड़ा बांध होगा। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान मैत्री बांध और इसके साथ साथ सलमा बांध का भी उद्घाटन 2016 में किया था। 2016 में भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध और सलमा बांध, 2 बांधों का उद्घाटन जो है मुख्य रूप से 2016 में किया जा चुका है भारत द्वारा, जिसका निर्माण किया गया और ये दूसरा बड़ा बांध होगा सहतूत बांध। इससे पहले सलमा बांध जो कि पहला बड़ा बांध है। इसके अतिरिक्त जो मध्यम आकृति का आकार है वो भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर और आज के वीडियो का अपना अंतिम प्रश्न कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किससे मिला है? तो ऑप्शन है ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहला अवार्ड है ये आईसीसी का पहला प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया, जो कि विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। और पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कौन देता है? आईसीसी के द्वारा ये दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा ये दिया जाता है। कुछ समय पहले इस अवार्ड की घोषणा आईसीसी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय और 2 T20 में उनके प्रदर्शन के बाद आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया? शबनीम इस्माइल को सम्मानित किया गया। आईसीसी के वीमेंस ऑफ द प्लेयर मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि वीमेंस के लिए किसको? शबनीम को, और मेल्स के लिए मैन के लिए ऋषभ पंत को, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर आईसीसी कर दिया गया। मुख्यालय अभी दुबई में है और आईसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बॉर्कले वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इससे पहले इसके अध्यक्ष इमरान ख्वाजा थे। इसी के साथ ये हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सहयोगी सिद्ध होंगे और इसमें दिए गए एक्सप्लेनेशंस, बेसिक डिटेल्स भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो डेली जुड़े रहें करंट अफेयर्स के साथ ताकि आपकी तैयारी मजबूती के साथ होती रहे और करंट अफेयर्स से बनने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे सके। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो 50 लाइक का टारगेट हम इस वीडियो पर रखते हैं और आप सभी के सहयोग से एक दिन हम इस टारगेट को जरूर ही अचीव करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारतीय मौसम विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित, इस प्रश्नोत्तर वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना हमें ना भूलें।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें और अपने सुझाव भी ज़रूर दें कि हम और किस तरीके से अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।